हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जो हमने यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, हरियाणा पीसीएस के लिए जो सीरीज चला रखी है 2023 की, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए और इसी सीरीज में हमने एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है और इन दोनों की मास्टर वीडियो भी बना दी हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैराथन नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप पार्ट वाइज देखना चाहते हैं तो यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर पार्ट वाइज देख सकते हैं। लगभग 1300 क्वेश्चनों की वीडियो बनाई है। मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के 1300 क्वेश्चन की एक 9 घंटे की वीडियो मास्टर बना के आपको दे दी गई है। और एंसेंट हिस्ट्री के 2 पार्ट बने हैं। लगभग 2700 क्वेश्चन है, तो 2700 क्वेश्चन पहला पार्ट बनाया था 2300 क्वेश्चनों का, लगभग 11 घंटे की वीडियो। और फिर कल मैंने 400 क्वेश्चन अलग से अपलोड कर दिए हैं, पार्ट नंबर दूसरा। तो 2300 और 400 ये तो मतलब 2700 क्वेश्चन एंसेंट हिस्ट्री के बने एकदम डीप लेवल के, और 1300 क्वेश्चन बने हैं मेडिवल हिस्ट्री के। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ाते हुए ये हमारी चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के 2800 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो ये पार्ट नंबर दूसरा होगा। और 2 पार्ट के जरिए हमने 155 क्वेश्चन देख लिए थे, तो पार्ट नंबर तीसरा देखते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, यहाँ तक हो गया था। अब चलते हैं पार्ट नंबर तीसरा पर। अगर किसी ने वो 2 पार्ट ना देखे हो तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और तीसरा पार्ट ये है, और तीसरे में हम देखेंगे एंग्लो यानी कि मराठा और अंग्रेज़ों के बीच जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, तो उसको देखेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, अगर किसी को मेरी आवाज़ स्लो लगे तो 1.50 या फिर 1.75 पे देखना, और 480 पिक्सल पे देखना। A1 क्वालिटी का डाटा दिखाई देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, तो चलिए ब्राइटनेस वगैरह सारी सेट कर दी है, बढ़िया। 480 पिक्सल पे देखना, एक बार A1 क्वालिटी का डाटा मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए तीसरे पार्ट का। और ओवरऑल देखिए तो 156 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 155 क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 2 तक लगा चुके हैं। तो देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा विरोध किया था। तो अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा मुकाबला किया था, तो ये किया था मराठों ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग ने एक कागज़ का टुकड़ा कहा था। तो बताइए, मराठों के साथ अंग्रेजों की संधि होती है और उस संधि को वॉरेन हेस्टिंग ने एक कागज़ का टुकड़ा कहा था, तो ये थी पुरंदर की संधि। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है। नेक्स्ट देखिए, सालभाई की संधि किसकी समाप्ति से हुई है। तो बताइए, तो ये जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है, तो ये किसकी समाप्ति से हुआ है। तो इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था सालभाई की संधि से। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति कैसे हुई थी। तो ये सालभाई की संधि हुई थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ये हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण था कि मराठों के आपसी झगड़े। मान लो मराठे थे, तो ये आपस में लड़ रहे थे और इनमें बीच में इंटरफेयर कर दिया था किसने, अंग्रेज़ों ने। तो यही इसी वजह से मराठे आपस में लड़ रहे थे, तो आपस में उनके हज़ार जूते बजते हों, हज़ार गाली गलौच वगैरह होती हो, लेकिन सबसे मेन गलती हो गई थी, अंग्रेज़ों ने इनकी आपसी झगड़े में इंटरफेयर कर दिया था, जिसकी वजह से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मराठों के आपसी संघर्षों में अंग्रेज़ों ने हस्तक्षेप कर दिया था, यानी कि इंटरफेयर कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, इनको सही सुमेलित करना है, और ये कई बार मैं बता चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस के पालतू क्वेश्चन बने हुए हैं, तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित है, मतलब कोई सही सुमेलित है। तो देखिए 1767 से 69, तो 1767 से 69 ये लिखा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि गलत है। 1767 से 69 के बीच चल रहा था प्रथम आंग्ल और मैसूर युद्ध, यानी कि अंग्रेज़ों के साथ टीपू सुल्तान का बाप हैदर अली लड़ रहा था, ना कि मराठे, तो ये गलत है। दूसरा देखिए, 1790 से 92 के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो बताइए, ये सही है। तो ये सही है। ठीक है, 1790 और 90 टू 92 के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था, जो कि हम सब कुछ पीछे 2 पार्टों में कवर कर चुके हैं। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ रहा था टीपू सुल्तान, और अंग्रेज़ों की तरफ से कौन इनका गवर्नर जनरल वगैरह था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम याद रखेंगे, ये कई बार ऊपर बता दिया दोनों पार्टों में। तीसरा देखिए क्या कहता है, 1824 से 26 के बीच प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो इस आंग्ल का मतलब है अंग्रेज, यानी कि अंग्रेजों और बर्मा का युद्ध हुआ था, तो ये सही है।
चौथा क्या कहता है, 1845 से 46 के बीच द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है, ये द्वितीय नहीं हुआ था, इस टाइम पहली लड़ाई चल रही थी। ठीक है, तो ये गलत है, हमें बताना था सही। तो ये देखिए दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है जो कि घुमा फिरा के पूछता रहता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप मराठे अपनी स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे? तो ये हुई थी बेसिन की संधि। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बता चुका हूँ। अगर कई बार ये क्वेश्चन ये पूछ ले कि इंडिया के अंदर जो ये सहायक संधि वगैरह लेकर कौन आया था, संधि प्रथा लेकर कौन आया था, तो ये कई बार बता दिया, ये लेकर आया था डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर था ये डुप्ले। लेकिन अगर कई बार क्वेश्चन डीप में बन जाए, जो कि कई बार बनाया, अगर किसी ने डीप में नहीं पढ़ा है ना, तो वो डुप्ले भी ऑप्शन में रखता है। ठीक है ना, एग्जामिनर डुप्ले भी ऑप्शन में रखता है, और दूसरा ऑप्शन होता है किसका, लॉर्ड बेल्जली का। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई बार ऐसे पूछा जाता है, अगर जिन्होंने डीप में नहीं पढ़ा ना, तो वो लॉर्ड बेल्जली पर टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि लॉर्ड बेल्जली के काल में सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर संधि हुई थी। लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि इंडिया के अंदर सहायक संधि वगैरह प्रथा लेकर कौन आया था, तो उसका आंसर हो जाएगा डुप्ले। लेकिन अगर कई लोग लॉर्ड बेल्जली पर ही टिक करके आ जाते हैं, लॉर्ड बेल्जली के काल में सबसे ज़्यादा संधि हुई थी, लेकिन संधि प्रथा लेकर आया था डुप्ले, याद रखेंगे। तो ये देखिए कौन सी संधि के साथ मराठों का स्वतंत्रता से सचमुच वंचित हो गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी बेसिन की संधि। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किन आधारों पर 1851 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख रुपए सालाना पेंशन के दावे को नामंजूर कर दिया था? इसलिए लॉर्ड झंडूबाम डलहौजी, इसके ऊपर पूरी कहानी है जो कि हम आगे पढ़ेंगे इसका पूरा इतिहास। तो अभी सिर्फ हम मराठा और अंग्रेज़ों के बीच देख रहे हैं। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो नाना साहब थे, तो उनको 8 लाख सालाना पेंशन देने से इनकार क्यों कर दिया था? क्योंकि नाना साहब बाजीराव द्वितीय का कोई लड़का नहीं था, तो ये सही है। और दूसरा देखिए क्या कहता है, नाना साहब ने अंग्रेज़ों की शत्रुता से सांठगांठ कर ली थी, तो ये तो नॉनसेंस लिखा हुआ है। तीसरा देखिए, पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं दी, तो ये सही है। चौथा देखिए क्या कहता है, बाजीराव द्वितीय की संपत्ति परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी, तो ये भी गलत है। बट हमें बताना है कौन सा कारण था। तो कारण था, ये देखिए पहला सही है और तीसरा सही है, कि जो नाना साहब बाजीराव द्वितीय का कोई इनका लड़का वगैरह नहीं था, इस वजह से ये जो झंडूराम डलहौजी कह रहा था कि तुम्हें पेंसिल वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, तुम्हारे आगे पीछे कोई है नहीं। ठीक है ना। तो तीसरा देखिए क्या कहता है, पेंशन की मंजूरी वंशानुगत नहीं थी। मान लो ये बाजीराव का कोई लड़का वगैरह भी होता, अगर बाजीराव मर जाता तो इसके लड़के को पेंशन मिलती। तो ऐसा भी नहीं था कि वंशानुगत, मान लो कोई आदमी है, ठीक है, अगर वो आदमी मर जाए, मान लो सिंपल वे में समझो, जो सरकार जो वृद्धावस्था पेंशन अलॉट करवाती है ना, मान लो किसी का फादर है तो वो ओल्ड सिटीजन है, मतलब बुजुर्ग लोग हैं, तो सरकार उसको पेंशन देती है जब तक वो ज़िंदा रहेगा। अगर मान लो वो ज़िंदा है तब तक तो मिल रही है, मान लो वो मर गया, तो ऐसा थोड़ी है कि उसके मरते ही उसको उसकी जो पेंशन है उसके लड़के को मिलेगी, ये वंशानुगत नहीं है। तो इसी बात पे यहाँ लिख रखा है कि नाना साहब का पहले तो कोई लड़का नहीं था, और दूसरी बात ये है, मेन कारण ये था कि पेंशन कोई वंशानुगत नहीं थी। मान लो जब तक नाना साहब वगैरह ज़िंदा थे इनको मिलती, और ये कोई वंशानुगत नहीं थी, मतलब आगे वाले वंश को नहीं मिलती, यानी कि इनके लड़के वगैरह को नहीं देता ये पेंशन, इसी वजह से इसने मना कर दिया था। आगे चलिए, बेल्जली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करने पर तय किया था? ये सबसे झंडूबाम शासक था इंडिया के अंदर, ये मतलब खुद ही पंगा ले लेता था राजा महाराजाओं से, और फिर बाद में युद्ध वगैरह करता था। तो युद्ध में फिर ये कहता था कि तुम अब मतलब समझौता कर लो, यानी कि संधि कर लो, और ये मतलब संधि के जरिए सब कुछ हड़पना चाहता था, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। और कई बार ये पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा संधि किसके काल में हुई थी? लॉर्ड बेल्जली के काल में हुई थी, याद रखेंगे। तो देखिए, बेल्जली ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को किस शर्त पर मदद करने के लिए तय किया था? तो बताइए। तो ये बेल्जली पेशवा बाजीराव द्वितीय से कह रहा था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे एक शर्त पर, उसके द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लो। ठीक है, समझ गए होगे। ये जानबूझकर टक्कर मारता था कि आ बैल मुझे मार, और कोई इसे मारता वगैरह था, फिर ये लड़ाई कर देता था, और फिर ये कहता था कि भाई समझौता कर लो, संधि कर लो। तो देखिए, ये बेल्जली कह रहा है कि उसके द्वारा सहायक संधि को स्वीकार कर लेने, मतलब ये बाजीराव द्वितीय से कह रहा है कि हम तुम्हारी मदद जब करेंगे, तुम पहले मेरी सहायक संधि को स्वीकार कर लो या फिर मान लो। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए, आंग्ल
आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्न संधियों को पढ़ें और इनको सही क्रम में लगाना। तो देखिए सबसे पहले कौन सी संधि हुई थी, तो सबसे पहले हुई थी बेसिन की संधि, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देवगांव की संधि, फिर अर्जुन गांव की संधि, यानी कि 3-2-1 है कहीं, 3-2-1 ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। 13 जून 1817 को पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो बताइए पुणे की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, तो ये किए थे बाजीराव द्वितीय ने, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाम। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है एकदम बढ़िया क्वालिटी के, पीसीएस के पालतू क्वेश्चन है ये। तो देखिए पानीपत की तृतीय यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, कई बार पूछी है, 1761 में, किसके साथ, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। तो देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था, ना कि इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था, ना कि अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है, और ये इब्राहिम लोदी लड़ रहा था 1526 की पानीपत की पहली लड़ाई में। तो यहाँ पर लिखा है कि अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो ये भी गलत है। जो पीछे वाले पार्ट पढ़े होंगे, पहला दूसरा पार्ट अगर किसी ने ध्यान से लगाया हो, तो मैंने बताया टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध में, बट यहाँ पर लिखा है तृतीय, तो इस वजह से ये भी गलत है। ठीक है, इस तृतीय की वजह से कटेगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध में। आगे देखिए प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र कर लिया था, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लासी की लड़ाई हुई थी आई थिंक 24 जून की वो तारीख थी और 1757 का दिन था, याद रखेंगे। तो सिराजुद्दौला के साथ था ये क्या कहते हैं मीर जाफ़र, लेकिन मीर जाफ़र एंड टाइम पर गद्दारी कर देता है और ये अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है, तो तीसरा सही है, तो तीसरा ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, और ये क्वेश्चन पीसीएस का पालतू है और हज़ारों बार मैंने बताया, यहाँ पर बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था, तो देखिए लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, और कई बार ये क्वेश्चन ऐसे बना है कि आंग्ल और नेपाल युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग, याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध हज़ारों बार पूछा, ये 1764 में हुआ था और उस टाइम कैप्टन मुनरो इसका नेतृत्व कर रहा था। आगे चलिए तीसरा देखिए, लॉर्ड बेलजली के काल में चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं है, यहाँ पर मराठा युद्ध की जगह मैसूर युद्ध आएगा। ठीक है, याद रखेंगे। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उसका उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 की वो डेट है। ठीक है, याद रखेंगे। और कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि भारत के अंदर सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे देश के अंदर पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, यूपीएससी, पीसीएस और ये कोर्ट कचहरी, न्यायालय, रजिस्ट्रार वगैरह सब कुछ देन है इस झंडूआम लॉर्ड कॉर्नवालिस की, और जिसकी कबर है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। कई बार पूछिए, याद रखेंगे। आगे चलिए 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए इसमें हैदर अली को शक्ति जुटाने में मदद मिली थी। ठीक है, तो कहाँ पर थे, ब्रेक के बाद स्वागत है। तो यहाँ पर थे ना, तो यहाँ पर बताना है जो 1775 से 82 के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो इसका एक कौन सा परिणाम था, तो ये परिणाम हुआ था, मतलब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो इसमें किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी, मतलब ये अनिर्णायक रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब ये टाई हो गया था युद्ध, मतलब कोई जीता नहीं था, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ था, तो ये शुरू में बता दिया था, सालभाई की संधि हुई थी। नेक्स्ट देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा हुआ है, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम लॉर्ड हेस्टिंग के काल से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये देखिए 55 से लगभग 15-16 क्वेश्चन थे किसके, आंग्ल मराठा युद्ध वगैरह के। अब चलते हैं आगे, यानी कि अब चलेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज और दूसरी तरफ हमारे बंगाल के नवाब वगैरह क्या कर रहे थे, तो वो देखेंगे। तो चलिए और थोड़ा तीव्र गति से ही चलेंगे। तो देखिए थोड़ा यहाँ में मिस प्रिंट है, आई होप मैं बोल के बताता हूँ। यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है,
तो मतलब गलत बताना है प्लासी के युद्ध के अकॉर्डिंग। आगे चलिए पहला पढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्या कहता है, सिराजुद्दौला ने मीर जाफ़र को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया था। तो ये सही है, बट हमें बताना गलत। आगे चलिए 23 जून 1775, तो ये बकवास लिखी हुई है, 1775 नहीं। अभी मैंने बताया था ना 23 जून, पता नहीं 24 जून की वो तारीख थी, तो यहाँ लिखा है 23 जून, बट ये 1757 थी ना कि 75, तो इसकी वजह से ये गलत है और हमें गलत ही बताना था। तो यही गलत है क्योंकि 1757 को युद्ध हुआ था प्लासी का। ठीक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्या कहता है, नवाब के तोप खानों के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हो गई थी। तो ये सही है, नवाब का जो तोप खाने का जो तोपची वगैरह था तो ये इसको शुरू में ही मार डाला गया था, तो ये सही है। 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध के मैदान छोड़कर पलायित हो गया। मतलब जब ये युद्ध चल रहा था 23 जून को, तो जो इसका मतलब बीच युद्ध में जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला वगैरह, तो वो ये युद्ध छोड़कर भाग गया था या फिर पलायित हो गया था। ठीक है, समझ गए होगे, हमें गलत बताना था, तो गलत है ये इसकी डेट। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, इनको सही क्रम में अरेंज करना है। तो चलिए देखिए सही क्रम में अभी लगा देते हैं। ये बात हो रही है किसकी, तो ये बात हो रही है यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव के बारे में बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, बात हो रही है लॉर्ड क्लाइव की। तो यहाँ पर बताना निम्न की घटनाओं को सही क्रम में लगाना कि लॉर्ड क्लाइव के अकॉर्डिंग। सिंपल वे में समझो, कई बार डीप में क्वेश्चन ये बन जाता है कि इतिहासकारों ने किस गवर्नर जनरल को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था। ये एकदम डीप लेवल का क्वेश्चन है जो कि पीसीएस में कई बार बना है। तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी गई थी। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए ये झंडूबाम होता है कहाँ पर, इंग्लैंड में, तो यहाँ से शुरुआत होती है। तो देखिए पहले कौन सा आएगा, इनको सही क्रम में लगाना है। तो पहले आएगा अपना अधूरा कार्य छोड़कर वापस आना, मतलब ये इंग्लैंड से अपना अधूरा काम छोड़कर वापस आ जाता है इंडिया में, तो ये हो जाएगा पहला। ठीक है, तो देखिए चौथा हो गया ना, अपना अधूरा काम छोड़कर वापस आना, क्लाइव का भारत का पूर्ण आगमन, यानी कि अपना अधूरा काम छोड़कर वापस आ गया था, मतलब रॉबर्ट क्लाइव का भारत में दोबारा से आगमन हो गया था, यानी कि दूसरा। और उसके बाद देखिए उसके बाद आएगा पहला, यानी कि क्लाइव द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त करना, तो ये फिर आएगा पहला। और फिर लास्ट देखिए क्या कहता है, निजामत अधिकार नवाब को स्थानांतरित करना, यानी कि तीसरा। तो ये हो जाएगा 42-13 पर, 42-13 ऑप्शन नंबर सी में बता रहा है, 42-13। ठीक है ना, समझ गए। ये सारी बात हो रही है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। ये इंग्लैंड में था तो ये अपना अधूरा काम छोड़कर पहले आ गया था, फिर रॉबर्ट क्लाइव अपना अधूरा काम छोड़कर वापस आ जाना, यानी कि क्लाइव का दोबारा से इंडिया में आ जाना। और जैसे ये इंडिया में आया तो सबसे पहले इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी और उसके बाद अधिकार नवाब को ट्रांसफ़र कर दिए थे, तो यानी कि 42-13। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए इलाहाबाद की संधि के बारे में बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत की थी, तो ये सही है। जो मुगल शासक वगैरह था तो उसने एक फरमान जारी किया था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक अनुदत अंग्रेज़ों को दे दी जाए, तो ये दे दी गई थी। और ये इस पर वर्ष 1765 में हस्ताक्षर हुए थे। इसी को कहा गया था इलाहाबाद की संधि। कई बार पूछा जाता है कि 1765 में क्या हुआ था, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, याद रखेंगे। इलाहाबाद की संधि 1765 में। और कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 1765, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिए गए, तो ये सही है। मतलब 50 लाख रुपए का भुगतान किया था अंग्रेज़ों ने नवाब को दिए थे, अवध के नवाब को, ये सही है। चौथा देखिए बनारस तथा इसके आसपास के इलाका अवध से अलग कर शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया था, तो ये गलत है और हमें गलती बताना था, तो ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब इसके जो इलाहाबाद के आसपास के इलाके अवध से अलग करके शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया था, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आगे चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अगस्त 1765 से संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है, मतलब इलाहाबाद की संधि के बारे में यहाँ भी गलत बताना है। तो चलिए देखते हैं। इस डेट को याद रखना, 1765, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। आगे चलिए
देखिए क्या कहता है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रांतों की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को इस संधि से प्राप्त हुआ था। तो ये ऊपर भी अभी बताया है ना, ये देखिए अभी ये ऊपर बताया है ना यहाँ पर कि जो मुगल सम्राट था तो उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दी थी। तो पहला तो पढ़ के सही लग रहा है। आगे देखिए, इसमें 11 उपबंध थे, तो ये भी सही है, मतलब जो संधि वगैरह हुई थी तो इसमें 11 सेक्शन में डिवाइड थी या फिर 11 पार्ट में डिवाइड थी, तो ये सही है संधि। चौथा देखिएगा, तीसरा क्या कहता है, इस संधि के द्वारा कड़ा इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण कला कड़ा इलाहाबाद को छोड़कर संपूर्ण अवध सिराजुद्दौला को दे दिया गया था। ठीक है, तो ये भी सही है, मतलब इस संधि के दौरान, इलाहाबाद संधि के दौरान कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर जो पूरा आसपास का एरिया था तो वो सिराजुद्दौला को दे दिया गया था, ये सही है। आगे देखिए, युद्ध में हार जाने के रूप में सिराजुद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल के बाद 50 लाख रुपए की एक किस्त में अंग्रेज़ों को देने हेतु सहमत हुआ। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, मतलब युद्ध के दौरान सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों ने 50 लाख रुपए दिए थे एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा, युद्ध के हार जाने के रूप में सिराजुद्दौला के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक किस्त में अंग्रेज़ों को देने हेतु सहमत हुआ, ठीक है। तो ये अंग्रेज़ों को देने के नहीं, अंग्रेज़ों ने इसको सिराजुद्दौला को दिए थे, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर लिखा है 50 लाख रुपए सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों को देगा, वो भी एक ही बार में, एक किस्त में, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, मतलब एक ही बार में अंग्रेज़ों ने दिए थे 50 लाख रुपए सिराजुद्दौला को, ठीक है। यहाँ पर समझ गए होगे, तो हमें गलत बताना था, तो यही गलत है। अगर यहाँ ना समझे हो तो अभी ये समझाया है ना यहाँ पर, ये देखिए 50 लाख रुपए के भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया, ठीक है। तो ये 50 लाख रुपए अंग्रेज़ों ने दिए थे नवाब को, ना कि नवाब ने दिए थे अंग्रेज़ों को, ठीक है। समझ गए हो, आई होप समझदार तो आप बचपन से ही हो। तो चलिए अब थोड़ा और तीव्र गति से चलना होगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग देखने में आनाकानी करते हो। तो देखिए, प्लासी के युद्ध के विषय में प्रमुख प्रतिपल क्या था, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय का प्रमुख प्रतिपल क्या था, तो अंग्रेज़ जीतने का प्रमुख कारण क्या था कि अंग्रेज़ जीत गए थे। तो देखिए, बंगाल के नवाबों पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यही सबसे मेन कारण था। और आगे देखते हैं, प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है, तो प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर पड़ता था, ये प्लासी का युद्ध हुआ था पश्चिम बंगाल में, कई बार बता दिया। आगे चलिए, प्लासी की लड़ाई किन किन के बीच हुई थी, तो ये हुई थी सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों के बीच। नेक्स्ट देखिए, प्लासी किस नदी के किनारे पर है, तो ये है भागीरथी नदी के किनारे। आगे चलिए, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, तो सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने हरा दिया था प्लासी के युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो देखिए जगत सेठ, ये बंगाल के प्रसिद्ध सेठ थे और ये क्वेश्चन पहले पार्ट में भी था, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस बंदे का नाम याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार मिलान करने के लिए पूछवा लेता है। नेक्स्ट देखिए, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले दो व्यक्ति थे, तो ये थे मीर जाफर और राय दुर्लभ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, प्लासी के युद्ध में पराजय के बाद सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला, निम्नलिखित में से किस वाहन का प्रयोग किया था, मतलब जब युद्ध चल रहा था, प्लासी की लड़ाई चल रही थी, तो ये नवाब सिराजुद्दौला भाग गया था और वो किस वाहन पर या फिर किस चीज़ का प्रयोग करके भागा था, तो ये पालकी में बैठकर भागा था मैदान छोड़कर। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस एक कवि ने प्लासी के युद्ध को या फिर प्लासी की लड़ाई को एक स्थायी दुख भरी रात कहा था, तो ये कहा था चंद्रसेन ने। नेक्स्ट देखिए, नवीन चंद्र सेन, ठीक है, नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ कर दिया था, तो ये माना जाता है बक्सर की लड़ाई से तय हो गया था कि अब भारत पर अंग्रेज़ों का राज होगा। एक सेकंड रुको, यहाँ पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ कर दिया था, ठीक है। तो आरंभ हो गया था प्लासी की लड़ाई के साथ ही, मतलब ये आरंभ हो गया था कि अब धीरे धीरे अंग्रेज छाने लगे हैं हमारे इंडिया के ऊपर। आगे चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। आगे चलिए, प्लासी का युद्ध, तो ये 1757, ऑप्शन नंबर ए बता दिया है, ठीक है। आगे चलिए, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेना नायक कौन था, तो ये था एक्टर मुनरो, कई बार बता दिया है। नेक्स्ट चलिए, क्या कहता है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाली
अंग्रेजी सेना का अध्यक्ष कौन था, तो यही बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी कैप्टन कौन था, तो ये हेक्टर मुनरो है कहीं, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मेजर मुनरो या हेक्टर मुनरो। आगे चलिए, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था, तो ये लिया था शाह आलम, सिराजुद्दौला और मीर कासिम, ऑप्शन नंबर बी। ये तीन एक तरफ थे और अंग्रेज़ों का कैप्टन था मुनरो, वो एक तरफ था। आगे चलिए, इंग्लैंड इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो ये मानी जाती है बक्सर का युद्ध। इसी युद्ध को जीतने के बाद तय हो गया था कि अब पूरे भारत पर अंग्रेज छा जाएंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था, ये प्लासी की लड़ाई जीती थी, कई बार बता दिया। आगे चलिए, 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की जंग नहीं लड़ी थी, तो बताइए अंग्रेज़ों के खिलाफ किसने जंग नहीं लड़ी थी बक्सर के युद्ध में, तो सुजाउद्दौला लड़ रहा था, मीर कासिम लड़ रहा था, शाह आलम लड़ रहा था, लेकिन मोहम्मद खां बंगश नहीं लड़ रहा था बक्सर की लड़ाई, ठीक है ना। तो ये तीनों लड़ रहे थे। यहाँ पर पूछा कौन लड़ नहीं रहा था, तो ये मोहम्मद खां बंगश नहीं लड़ रहा था। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों और भारतीय शक्तियों के संघ के बीच हुआ था, संघ में कौन कौन शामिल था, तो वही बात पूछ रही है कि भारतीय वो तीन सेना नायक या फिर भारतीय तीन नवाब कौन कौन से थे जो बक्सर के युद्ध में लड़ रहे थे, तो वो थे दिल्ली का बादशाह और सिराजुद्दौला और मीर कासिम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था, तो ये मैंने बता दिया ना कि कौन से युद्ध के बाद अंग्रेज मतलब कहा जाता था कि अंग्रेज पूरे भारत पर अब राज करेंगे, तो वो बक्सर की लड़ाई थी। इसको जीतने के बाद पता लग गया था कि अब पूरे भारत पर अंग्रेजों का ही शासन होगा, अंग्रेजी शासन। आगे चलिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे ज़्यादा निर्णायक कौन सा था, तो ये बता दिया ना, सबसे ज़्यादा निर्णायक था बक्सर की लड़ाई 1764। आगे चलिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध, तो ये बता दिया है बक्सर की लड़ाई, ठीक है। आगे चलिए, इनको सही क्रम में सजाना, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, यानी कि ब्लैक होल का घटना हुई थी, तो ये मतलब प्लासी के युद्ध से पहले हुई थी, तो ये हुई थी आई थिंक 1756-57 की डेट दिखा रखी है कई किताबों में। और उसके बाद प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसके बाद बक्सर का युद्ध फिर हुई थी दीवानों का अधिकार प्रदान करना, तो देखिए सबसे ऑप्शन नंबर डी देखिए, सबसे पहले हुई थी ब्लैक होल सिद्धांत, यानी कि एक छोटा सा कमरा था, तो इस छोटे से कमरे में लगभग 149 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया था, ठीक है ना। मतलब एक छोटा सा कमरा था ऐसा, तो इसके अंदर 149 अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला ने बंद कर दिया था। और अगले दिन जब इसका दरवाज़ा खोला गया था, तो उसमें से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे। इसी को कहा जाता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी या फिर ब्लैक होल का सिद्धांत। तो ये 1756 या फिर कई जगह 57 भी लिखा मिलेगा, तो सबसे पहला हुआ था ब्लैक होल की घटना। उसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई, और फिर दीवानों को अधिकार प्रदान किया गया था। तो ये हो जाएगा 4 3 2 1, फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। बक्सर का युद्ध 1764 में कौन कौन से मित्र थे, तो बताइए। ये है अवध का नवाब, मुगल सम्राट और बंगाल का नवाब, ये तीनों एक तरफ थे, तो ये कई बार बता दिया। आगे चलिए, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो ये था मीर जाफर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, निम्न घटनाओं को पढ़िए, तो चलिए पढ़ते हैं। बंगाल में द्वैध शासन का अंत, तो बंगाल में द्वैध शासन का अंत हुआ। आगे चलिए, और फिर इलाहाबाद की संधि, प्लासी का युद्ध, फिर बांडीवास की लड़ाई, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी डेट। तो देखिए यहाँ पर सही सम्मिलित, यानी कि इनको सही क्रम में सजाना है, मतलब सही अरेंज करना है। तो देखिए 1757 में होती प्लासी की लड़ाई, यानी कि आएगा पहले तीसरा। फिर बांडीवास का युद्ध, तो ये बांडीवास का युद्ध होता है 1760 में, तो यानी कि फिर 4। और उसके बाद देखिए, उसके बाद इलाहाबाद की संधि 1765 में, ये अभी करवाया है, ठीक है। और उसके बाद होता है बंगाल में द्वैध शासन का अंत, यानी कि पहला, यानी कि 34-21 कहीं पर है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ गए होगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या कहता है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में लगाना है, तो देखिए अभी बता देता हूँ। तो देखिए, काल कोठरी की घटना मैंने बता दिया ना, ये सबसे पहले हुई थी, उसके बाद हुआ था काल कोठरी की घटना के बाद फिर हुई थी बक्सर की लड़ाई, यानी कि 1, फिर 2, फिर मीर जाफ़र की मृत्यु हुई थी, यानी कि 3, और फिर इलाहाबाद की संधि, यानी कि 4, 1 2 3 4। ये ऑलरेडी सही सम्मिलित लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, 1 2 3 4, ठीक फ्रेंड्स।
यहाँ पर देख लीजिए फरवरी में, यानी कि मीर जाफ़र की मृत्यु हुई थी फरवरी में और इलाहाबाद की संधि हुई थी अगस्त 1765 में। तो ये दोनों 65 तो सेम है, लेकिन पहले मीर जाफ़र मर गया था फरवरी में, फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी अगस्त में। और ये ब्लैक होल की घटना ये देखिए 20 जून को हुई थी 1756 में। ठीक फ्रेंड्स, बंगाल का नवाब था उस टाइम सिराजुद्दौला, जो अभी मैंने बताया ना। ये 1756 में एक छोटा सा कमरा था, इसमें 149 लोगों को इस सिराजुद्दौला ने, नवाब ने बंद कर दिया था अंग्रेज़ों को। और जब इस अगले दिन इसका दरवाज़ा खोला गया था तो सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे। इसी को काल कोठरी की घटना या फिर ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं बंगाल। ठीक फ्रेंड्स, बंगाल में कंपनी के नियंत्रण को वैधानिकता कैसे प्राप्त हुई थी, तो बताइए कैसे प्राप्त हुई थी। तो ये ऑप्शन नंबर बी देखिए, शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी शाही की घोषणा। मतलब बंगाल में कंपनी को, मतलब बंगाल में कंपनी के नियंत्रण को वैधानिकता कैसे प्राप्त हुई थी। तो ये मैंने शुरू में पढ़ाया है ना अभी, कि जो शाह आलम द्वितीय था इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दी थी। इसी वजह से इनको, कंपनी को वैधानिकता प्राप्त हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की थी। तो ये अभी ऊपर करवा के आया हूँ राजू, एक सेकंड। यहाँ पर पूछा है ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, तो ये की थी शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दी थी। तो ये दी थी 12 अगस्त 1765, यानी कि 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ था। तो ये हुआ था इलाहाबाद की संधि, तो वहाँ पर साइन हुए थे। इसी वजह से इनको शाह आलम द्वितीय के काल में अंग्रेज़ों को दीवानी प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार दिए थे। तो ये बता दिया, रॉबर्ट क्लाइव था उस टाइम गवर्नर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान युद्ध का आधार बना था। तो ये अंग्रेज़ों की सिट्टी पिट्टी गुल हो रही थी। मतलब अंग्रेज़ इंडिया के ऊपर छाए हुए थे और इधर से रूस प्रेशर बनाए हुए था कि हम अफ़गानिस्तान वगैरह पर कब्जा वगैरह करना चाहते हैं। तो अंग्रेज़ों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी रूस वालों को देखकर। यही देखिए यहाँ पर लिखा है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान युद्ध संबंधों का आधार था। तो ये अंग्रेज डर रहे थे रूस वालों से कि अगर ये रूस वाले भी आ गए तो हमारी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल हो जाएगा। आगे चलिए, भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बताइए कौन था। तो ये था रॉबर्ट क्लाइव। आगे चलिए, इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी। तो बताइए, ये की थी रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और शाह आलम के बीच में हुई थी ये इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये कई बार बता दिया है, शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, बंगाल के बाद अंग्रेजों ने शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार किससे प्राप्त किया था। तो ये क्या था, अवध के नवाब से, यानी कि उसी से, शाह आलम द्वितीय से। आगे चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, तो ये कई बार बता दिया, ये शाह आलम द्वितीय से प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, ये ऊपर कई बार बता दिया है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, ये फरवरी 1757 में। आगे चलिए, मीर कासिम ने अपना दरबार कलकत्ता से किस स्थान पर ट्रांसफ़र किया था। तो ये किया था मुंगेर, यानी कि अपनी राजधानी ट्रांसफ़र की थी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र की थी। तो ये की थी मीर कासिम ने। ये क्वेश्चन ऐसे भी बना है। आगे देखिए, तो ये बता दिया ना किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना हुई थी। तो ये सिराजुद्दौला के काल में हुई थी, कई बार बता दिया ऊपर। आगे चलिए, किसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना हुई थी। तो ये देखिए सिराजुद्दौला यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं थोड़ा तीव्र गति में इसीलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी एंसेंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सब कुछ चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ा रखा है थ्योरी में, और उन सारी थ्योरी की बेस पर क्वेश्चन बना रखे हैं MCQ में। ठीक है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, बट यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आगे चलिए, कौन सा मुद्दा मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का प्रमुख कारण था। तो कंपनी द्वारा अंतर्देशीय व्यापार का पूर्णतः समापन। मतलब अंग्रेज और मीर कासिम के बीच कौन सी लड़ाई का प्रमुख कारण था। तो ये अंतर्देशीय व्यापार का पूर्ण तरह से समापन कर दिया था अंग्रेजों ने, इसी वजह से ये नवाब भड़क गया था। आगे चलिए,
बंगाल के उन जिलों को पहचानिए, बंगाल के उन जिलों की पहचान कीजिए या फिर पहचानिए जिनके राजस्व प्रशासन को 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित करके मीर कासिम ने बंगाल के नवाबी प्राप्त की थी। तो बताइए वो कौन कौन से स्थान थे जिनका राजस्व वगैरह अंग्रेज़ों को देकर मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था या फिर नवाबी प्राप्त की थी इसने। तो वो था बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। इनकी दीवानी अंग्रेज़ों को दी गई थी। उसके बाद में अंग्रेज़ों ने इसको नवाब वगैरह बनाया था या फिर नवाबी प्रदान की थी। अगर आज के टाइम ये पूछ ले कि चटगांव कहाँ पर पड़ता है तो ये चटगांव पड़ता है बांग्लादेश में, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि सन 1765 से 1772 की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था। तो बंगाल की सरकार को एक डाकू राज्य की संज्ञा दी थी के.एम. पणिक्कर ने, ऑप्शन नंबर बी। और कई बार यहाँ से पूछ लेता है कि बंगाल में द्वैध शासन कब चल रहा था, तो ये 1765 से 72 के बीच में, इसी वजह से इसको डाकुओं का राज कहा था। आगे देखिए, 1763 में कई युद्धों में मीर कासिम को हराने 1763 में कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला अंग्रेजी कैप्टन कौन था, तो ये था मुनरो। आगे देखिए, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई थी, तो ये आई थी 1700 में, ऑप्शन नंबर बी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव ने एक षड्यंत्र रचा था। निम्नलिखित में से किसने इस षड्यंत्र में भाग लिया था, तो बताइए किसने भाग लिया था। तो ये लिया था, ऑप्शन नंबर ए ही है फ्रेंड्स, यानी कि मीर जाफ़र और अमीन चंद्र ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेजों के षड्यंत्र में भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। देखिए, बंगाल में दोहरे शासन को किस अंग्रेजी शासक ने समाप्त किया था, तो ये वारेन हेस्टिंग ने दोहरे शासन हटाया था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेज़ों को बख्श दी थी, तो बताइए कौन से स्थान की। तो ये सूतानाती, कालीकटा और गोविंदपुर। तो इन जगह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेज़ों को बख्श दी थी, मतलब टैक्स फ्री कर दिए थे ये वाले राज अंग्रेज़ों के लिए। और कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो आज के टाइम कलकत्ता है, तो ये कलकत्ता किन किन नगरों को मिलाकर बनाया गया था। तो कलकत्ता बना था सूतानाती, कालीकटा और गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता बनाया गया था। याद रखना, ये कई बार पूछ लेता है डीप लेवल में। नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल में आया था, तो बताइए कौन से रूप में आया था। बंगाल पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल का नेता के रूप में। फ्रेंड्स, जो पहली बार जब ये इंडिया में आया था, इंडिया में इसको बंगाल में अपॉइंट किया गया था, तो बंगाल में ये कब्जा करने के लिए आया था अपनी सेना लेकर, और उस सेना के दल का नेता बनकर आया था। ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारियों का विरोध किया था, तो ये किया था जेम्स ग्रांट ने। दीवानी में अंग्रेज़ों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ, तो बताइए दीवानी से अंग्रेज़ों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ था। तो ये राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया था, मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनके पास में थी। तो इन तीनों राज्यों से ये राजस्व यानी कि टैक्स वसूलते थे। आगे चलिए, फारूक सियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई थी, तो फारूक सियर के फरमान से बंगाल में अंग्रेजी व्यापार ने सहूलियत पाई थी। मतलब फारूक सियर ने एक फरमान जारी किया था, बहुत ही सस्ता फरमान जारी था, और इसकी वजह से अंग्रेज़ों को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। यानी कि बंगाल में अंग्रेजी व्यापार ने उसके फरमान से सहूलियत पाई थी। आगे चलिए, बंगाल के किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया था, तो ये मीर कासिम ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वाभी भक्ति का, एक सेकंड रुको। तो चलिए फ्रेंड्स, वापस आ गए। तो यहाँ थे ना फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति स्वामी भक्ति में विशिष्ट था, तो ये था मीरमदान। फ्रेंड, मीरमदान ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, बंगाल में किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी, तो मतलब अंग्रेज़ों को मधुमक्खी किसने कहा था, तो ये कहा था अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान ने ये कहा था कि अंग्रेज़ों को ना छेड़ोगे तो ये तुमको शहद देंगी, जैसे कि मधुमक्खियों में शहद होता है।
अगर अंग्रेज़ों को सताओगे तो ये मधुमक्खियों की तरह तुम्हें डंक मार मार कर मार डालेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अंग्रेज़ों के ऊपर इसने बात कही थी कि अंग्रेज़ों को तुम ना छेड़ोगे तो ये तुम्हें शहद देंगे, अगर तुमने इनको छेड़ दिया तो ये मधुमक्खी की तरह तुम्हें डंक मार मार के मार डालेंगे, ऐसा कहा था अलीवर्दी खान ने। आगे चलिए, इलाहाबाद की संधि के बारे में रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसको बनाया था? तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखिए, प्लासी का युद्ध ब्रिटिश द्वारा उसकी शक्ति से कहीं अधिक उनके राजनीतिक कौशल से जीता था, ये सही है। ठीक है, सिंपल वे में समझो। यहाँ पर बात हो रही है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था, अंग्रेज़ों ने मतलब शक्ति से ज़्यादा उसमें राजनीति का प्रयोग किया था, मतलब अपनी दिमाग का प्रयोग किया था। दिमाग का प्रयोग ये किया था, इन्होंने मीर कासिम वगैरह को अंग्रेज़ों ने अपनी साइड में ला लिया था। तो यही बात बताई जा रही है कि उनकी प्लासी के युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा उनकी सद शक्ति से कहीं अधिक उनके राजनयिक कौशल से जीता था, ये सही है। मतलब बल का प्रयोग करके उन्होंने दिमाग लगाया था इस युद्ध में, मतलब जो उनके जो मेन जो अधिकारी वगैरह थे उनको इसने अपनी तरफ मिला लिया था अंग्रेज़ों ने। आगे देखिए, बक्सर का युद्ध अवध के नवाब के साथ समझौता और इलाहाबाद की संधि से चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों के दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर बात हो रही है बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब के साथ समझौता हुआ था, और समझौता के बाद जो इलाहाबाद की संधि वगैरह हुई थी तो इन्होंने संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए थे, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको प्राप्त हो गई थी। उसके बाद अंग्रेजी का जो शासनकाल था या फिर अंग्रेज़ों का राज और भी ऊपर बढ़ता जा रहा था ग्राफ की तरह। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, बंगाल में जो फोर्ट विलियम था तो उसका प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया था? तो ये चार्ल्स अय्यर बंगाल के विलियम फोर्ट के प्रथम अध्यक्ष थे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विलियम फोर्ट स्थित है तो कई बार बता दिया। तो ये कलकत्ता में बनाया गया था। मीर जाफ़र कौन था? तो ये बंगाल का नवाब था, झंडू बाम। आगे चलिए, निम्नलिखित क्या बोल रहा हूँ डिफेंड्स, अंग्रेज़ों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए पैठ, कौन सी पैठ सही है? तो देखिए, जॉर्ज चौरनक अगस्त 1690 में सूतानाती में आया था और उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र रहा। तो ये तो पढ़ के ही सही लग रहा है। डिफेंस को कई बार पूछा कलकत्ता को किसने डिजाइन किया था, या फिर कलकत्ता नगर की स्थापना, या फिर कलकत्ता नगर को किसने बसाया था? तो ये जॉर्ज चौरनॉक का नाम याद रखेंगे। डिफेंस तो ये सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण किया था। तो ये गलत है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कभी इनको किला वगैरह बनाने की इजाज़त नहीं दी थी। आगे चलिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है। तो देखिए, बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की थी। तो ये शुरू से बताते आ रहा हूँ, और ये कई बार पूछा भी है कि किस युद्ध के बाद कहा जाता कि पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। तो ये बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में अपने राज्य स्थापित करने की कुंजी, यानी कि इनको भारत में राज्य करने की चाबी मिल गई थी इसी युद्ध के बाद। 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की थी। तो ये दोनों पढ़कर सही लग रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस हो सकती है क्योंकि आज संडे है और बच्चे खेलने आ गए हैं डिफेंड दोपहर में ही। तो चलिए, बस 38 पे पहुँच गए, 8 क्वेश्चन हो रहे हैं शायद। तो देखिए, 1757 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर सी, नवाब के बिना। डिफेंड्स नवाब की अनुमति के बिना या उसकी जानकारी के बिना अंग्रेज़ों ने कलकत्ता के अतिरिक्त किलेबंदी किया था। तो चलिए डिफेंड्स बच्चों को हटा दिया है, यानी कि भगा दिया है। आगे चलिए, यहाँ पर थे ना 238 पे। तो देखिए, 1757 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध सिराजुद्दौला के अभियान का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, और इसकी मतलब बिना परमिशन के दौरान, ठीक है, यानी कि इसकी परमिशन के बिना अंग्रेज़ों ने कलकत्ता के अतिरिक्त किलाबंदी, मतलब कलकत्ता में जो भी अंग्रेजी की फैक्ट्रियाँ थी, अंग्रेज़ों की फैक्ट्रियाँ थी, तो उसकी किलाबंदी शुरू कर दी थी। इसी वजह से इनमें झगड़ा हो गया था। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी, नवाब की अनुमति या फिर उसकी जानकारी के
अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता के अतिरिक्त किलाबंदी किया जाना। ठीक है, तो यही बात बताई जा रही है कि नवाब की अनुमति के बिना या फिर उसको विदाउट जानकारी दिए कलकत्ता में मतलब किलाबंदी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। आगे चलिए, प्लासी के युद्ध कांड निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? तो अंग्रेज़ों ने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी थी, तो इसी वजह से नवाब सिराजुद्दौला भड़क गया था। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सब ऊपर देख चुके हैं डिटेल में। आगे चलिए, 1756 में कलकत्ता पर जब नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण, तो ये देखिए कई बार पूछा है। तो ये देखिए, कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेज़ों का इनकार कर देना। मतलब तात्कालिक कारण ये था कि अंग्रेज़ों ने अपनी सारी फैक्ट्रियों में चारों तरफ बाउंड्री वगैरह कर ली थी और नवाब को बताया भी नहीं था। और फिर तात्कालिक कारण ये भी हो गया था कि ये नवाब कह रहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दूंगा या फिर हमला कर दूंगा, या तो तुम अपनी जो ये दीवारें वगैरह बनाई है यानी कि चार दीवारी जो की है फैक्ट्रियों की, इसको तोड़ दो या फिर मैं तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर दूंगा। ठीक है, और ये अंग्रेज़ कह रहे थे कि तुम हमारे ऊपर आक्रमण कर लो, लेकिन हम अपनी जो किलाबंदी की है ना, जो चार दीवारी की है, इसको तोड़ेंगे नहीं। तो देखिए, कलकत्ता के किले को ध्वस्त करने से अंग्रेज़ों ने इनकार कर दिया था कि तुम भाई आक्रमण करके तो देख लो, अब अपना हमने जो दीवार बनाई है या फिर जो किलाबंदी की है हम इसको तोड़ेंगे नहीं, इसने साफ मना कर दिया था। इसी वजह से सिराजुद्दौला ने 1756 में आक्रमण करने की सोची थी अंग्रेज़ों के ऊपर। ठीक है, हड़प नीति। ठीक है, हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था? तो ये था अवध। और ये क्वेश्चन यूपी पीईटी में पूछा हुआ है 2022 वाले में। ठीक है, जो 2022 पीईटी का एग्ज़ाम हुआ है जिसको हरियाणा में बोला जाता है सीईटी। ठीक है, सीईटी जो रिजल्ट आया वगैरह, तो इस पर तो बवाल मचा हुआ है, इसको तो बात ही करना बेकार है। ठीक है, लास्ट टाइम जो सीईटी का रिजल्ट आया था 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा था कि मतलब जो एक पड़ोस का लड़का है जो मेरा कज़न ब्रदर है वो क्लियर वगैरह हो गए हैं। ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे मैंने देखा है बाढ़ आ गई है। ठीक है, जैसे ये रिज़ल्ट आया ना, जैसे ही हरियाणा सीईटी का रिज़ल्ट आया बाढ़ आ गई है। मतलब हर 5 मिनट में एक नई वीडियो बन रही है और इतने यूट्यूबर बनाए जा रहे हैं कि अब ये होगा वो होगा। अरे जो होगा उसे होने दो। ठीक है, सरकार जो करेगी या फिर जो प्रोटेस्ट वगैरह होगा या सरकार दोबारा रिजल्ट या फिर दोबारा डालेगी तो वो होगा, होने दो। लेकिन यही गोल्डन टाइम है पढ़ने का, पढ़ते रहो। ठीक है, जो होगा वो बाद की बात है, लेकिन आप डटे रहो एक जगह। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि रिज़ल्ट आ गया है और उसके बाद ना तो मेरी कोई दूसरी वीडियो आई और ना ही मैं इस पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अपना प्राइम टारगेट है पढ़ाना। यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, हरियाणा का एचसीएस वगैरह हो, तो अपना टारगेट है इन चीज़ों पे। ठीक है, एकदम डीप लेवल में स्टडी कराना। और आप डीप लेवल में जैसे मैं पढ़ा भी रहा हूँ और जो कि आपने एंसेंट हिस्ट्री मध्यकालीन भारत पढ़ा होगा ना, अगर आप इतनी डीप में पढ़ते हो ना, तो ये ग्रुप सीडी का एग्ज़ाम आप एक दिन में पढ़ के निकाल सकते हो। एक दिन में आप एकदम हार्ड एकदम डीप लेवल में तैयारी करो बड़े एग्ज़ाम की। और ये छोटे मोटे जो ग्रुप सीडी वगैरह का एग्ज़ाम है तो ये एक दिन में पढ़ के निकाल सकते हो। लेकिन यूट्यूब पर कोई कह रहा है कि ये होगा अब वो होगा कि 4 गुना बुलाए जाएंगे या फिर किसी को बैठने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो भाई सरकार का काम है, सरकार के ऊपर छोड़ दो। और सरकार बहुत ही गलत कर रही है वैसे बच्चों के साथ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कि सबको बैठने का मौका तो मिलना ही चाहिए पेपर में। अगर आप 4 गुना बुला रहे हो ना, तो 4 गुना तो नहीं, लेकिन जो ये पॉलिसी वगैरह आई है ना, जो हरियाणा के अंदर जो 4 गुना की पॉलिसी आई है, ये सबसे बकवास पॉलिसी है। और ये कॉपी की गई है कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है जिसको हरियाणा में कहते हैं एचसीएस, तो यूपी पीसीएस में 13 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, वैकेंसी के 13 गुना। मान लो 600 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, एसडीएम वगैरह की सब कुछ डीसी वगैरह की मिला के 600 वैकेंसियाँ हैं, तो 600 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13 6 78, लगभग 7800 बालक बुलाए जाएंगे पीसीएस के मेंस में। लेकिन हरियाणा वालों ने तो जमाई हद कर दी, तो मतलब 4 गुना कर दिया। मान लो 100 वैकेंसी हैं तो 100 का 4 गुना, तो 400 बच्चे जो ऊपर की क्रीम है जिसके 80 नंबर हैं, किसी के 70 हैं, तो ऊपर के वही फार्म भरते रहेंगे, बाकी फिर नीचे वाले को तो नंबर ही नहीं आना कभी। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है, बट यही गोल्डन टाइम है, आपको पढ़ना है, डटे रहना है। जो होगा देखा जाएगा, बट हमारा कर्म है पढ़ना। ठीक है, हम कर्म कर सकते हैं, फल की चिंता नहीं कर सकते। तो चलिए ठीक है, तो हड़प नीति के अंतर्गत ना हड़पा जाने वाला राज्य था तो ये था अवध। अवध को कैसे हड़पा गया था? तो इस पर कुशासन का आरोप लगाकर। ठीक है, कुशासन का आरोप लगाया गया था किसके द्वारा? तो ये लगाया गया था
लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा दिया था और ये क्वेश्चन 2022 पीटी में पूछा हुआ है। आगे चलिए। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो यही पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश राज को भारत की ज़मीन को सबसे ज़्यादा या फिर भारत के क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा ब्रिटिश साम्राज्य में किसने मिलाया था या फिर हड़पा था या फिर विस्तार किया था। तो ये किया था लॉर्ड झंडूबाम डलहौजी के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा भारत की ज़मीन, भारत के राज हड़पे गए थे। ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है। नेक्स्ट देखिए, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी। मतलब ईस्ट इंडिया की कंपनी के बारे में कहा जा रहा है, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ पर सब असंगत है। तो ऐसा कहा था मैकाले ने, जीबी मैकाले। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है 44 नंबर। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने बताया ना, जो ये कलकत्ता है जो आज के टाइम कोलकाता बोला जाता है, तो ये कोलकाता किन किन नगरों को मिलाकर बनाया गया था। तो कोलकाता, सूतानाती, कालीकटा और गोविंदपुर को, इन तीनों शहरों को मिलाकर एक शहर बनाया गया था जिसको आज हम कलकत्ता कहते हैं। ठीक है ना। तो वही बात बताई जा रही है कि कलकत्ता निम्नलिखित में से किन गाँवों को मिलाकर कलकत्ता नगर बना था। तो ये मैंने शुरू में बताया था ना, कलकत्ता में सूतानाती, कालीकटा और गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर कलकत्ता शहर बसाया गया था जिसको आज कोलकाता कहा जाता है या फिर वेस्ट बंगाल भी। आगे चलिए। 1756 में ब्रिटिश द्वारा की गई कलकत्ता की किलेबंदी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने क्या माना था। तो ये माना था ऑप्शन नंबर ए, प्रभुसत्ता पर आक्रमण। मतलब जो ये बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ये सोच रहा था कि बंगाल का नवाब मैं हूँ, यानी कि यहाँ का राजा वगैरह मैं हूँ, और इन्होंने कलकत्ता की जो किलेबंदी कर ली है, मेरे से पूछा भी नहीं या फिर मेरे को बताया भी नहीं, यानी कि इसने अपनी इंसल्ट मानी थी कि मतलब नवाब मैं हूँ और ये चला आप नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और जब भी हम पार्ट नंबर इसका चौथा आएगा तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसकी क्या कुछ पॉलिसी वगैरह लेकर आए थे। तो देखिए, निम्नलिखित नीचे दिए गए उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने दयावासन सिद्धांत के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य में मिलाया था। सिंपल वे में समझो, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि जो लॉर्ड डलहौजी जो सिद्धांत लेकर आया था, हड़प नीति का सिद्धांत, या फिर इंग्लिश में बोले तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो उसने सबसे पहले किन किन राज्यों को हड़पा था, इनको सही क्रम में लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले उसने हड़पा था किसको, सतारा को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सतारा। उसके बाद हड़पा था जैतपुर को, फिर झांसी को, फिर नागपुर को, और ये सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 ये ऑलरेडी सही तो मिले थे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कई बार पूछा है, खासकर इसको याद रखना। सतारा को सबसे पहले हड़पा गया था, और हड़प नीति के सिद्धांत के अनुसार किसको नहीं हड़पा गया था, तो अवध को हड़पा नहीं गया था। ठीक है, याद रखने हैं। अवध पर कुशासन का आरोप लगाया था, तब जाकर उसको अपने राज्य में मिलाया था ठीक है, लॉर्ड झंडूबाम डलहौजी ने। समझ गए होगे, सबसे पहले हड़पा गया था कौन, सतारा, फिर जैतपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पर बी बता रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑलरेडी सही तो मिले थे। तो ये थी आज की वीडियो। ठीक है ना, 155 से हमने स्टार्ट किया था और ये कहाँ पर आ गए, तो 246, तो लगभग 90 के अराउंड क्वेश्चन है। तो कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, एक लाइक कर सकता है, कंटेंट वगैरह पसंद आए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आज शाम तक शायद आपको एक वीडियो और मिल जाए। आई थिंक वो वीडियो होगी बायोलॉजी की। डिपेंड्स, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं पहले ड्यूटी जाता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर आके रेस्ट वगैरह करता हूँ, तब जाके अगर टाइम वगैरह मिल जाता है तो वीडियो क्रिएट करता हूँ आपके लिए। लेकिन चिंता मत करो, जैसे कि एंसेंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत कंप्लीट करा दिया है ना टाइम से पहले, तो ये भी 2800 क्वेश्चन टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। तो डोंट वरी एंड टेक रेस्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।